क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। अब ये क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है, अब ये 3 वर्ड्स का आपको मजमूआ मिलता है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एंड एनालिसिस। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये डिस्कोर्स जो है ना, ये क्या होता है। डिस्कोर्स याद रखिएगा, डिस्कोर्स अगर तो रिटन फॉर्म में कोई चीज़ आपके सामने आए तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये टेक्स्ट होता है। जो भी रिटन फॉर्म होता है वो टेक्स्ट होता है। अगर आप बोल के कुछ कह रहे हैं, ओरली आपके पास आ रहा है कन्वर्सेशन की फॉर्म में, तो ओरल कन्वर्सेशन, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्कोर्स आ रहा है। लेकिन इन दोनों को, रिटन फॉर्म को और जो आपकी स्पोकन फॉर्म है, ओरल जो है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो उसके लिए हम फिर डिस्कोर्स का एक इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्कोर्स जो होता है ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो अब उसका जो हम करते होते हैं वो होता है, उसका डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं कि जो मीनिंग्स हैं जो शायद सामने नहीं है, उनके पीछे जो मीनिंग्स हैं वो कैसे, उसको डिस्कोर्स को कैसे यूज़ किया गया है। तो ये जो है ना आपका क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। तो एनालिसिस का तो मतलब होता है कि किसी चीज़ को एनालाइज करना, उसको समझना, उसको बैक में जाके समझना कि ये है क्या, ये कहना क्या चाहता है असल में, जो इसका मकसद है लैंग्वेज के यूज़ के पीछे। तो क्रिटिकल होता है कि उसको ना एक एंगल से, ऐसे एंगल से देखना होता है कि उसके जो मीनिंग छुपे हुए होते हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं वहाँ लैंग्वेज यूज़ होती है। तो जो लैंग्वेज यूज़ होती है, तो जब हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं यूज़ कर रहे होते, उस लैंग्वेज का कोई पर्पज़ होता है, वो कुछ कहना चाह रही होती है। तो कभी तो वो डायरेक्टली कुछ कह देती है और कभी वो इनडायरेक्टली कुछ कह रही होती है। तो फिर सीडीए जो होता है, ये याद रखिएगा, कोई भी जो आपके पास मटेरियल है, कोई आपकी किसी की जो कम्युनिकेशन है या कोई स्पीच है या कोई, तो याद रखिएगा कि ये जो सीडीए होता है ना, ये जो बीनीथ द सरफेस, जो बोला जा रहा है या जो लिखा हुआ है उसके पीछे क्या है, उसको ये सीडीए बताता है। फिर ये इट एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल एंड पॉलिटिकल सेटिंग इन विच इज यूज्ड, कि लैंग्वेज का कनेक्शन क्या है उस सोशल सेटिंग से जिसमें वो यूज़ हो रही है, और उसका क्या ताल्लुक है उस पॉलिटिकल सेटिंग से जिसमें वो यूज़ हो रहा है। तो फिर ये मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ इशू जैसे जेंडर है, एथनिसिटी है, अच्छा इसके बाद आपके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजी है, आइडेंटिटी है, और इसमें डिस्क्रिमिनेशन है आपके पास, फिर ऑपरेशन है, विक्टिमाइजेशन है, ये सारी चीज़ें कैसे लैंग्वेज एक सोसाइटी के अंदर डिटरमिन करती है, तो इसी सारी कैसे वो कंस्ट्रक्ट करती है और रिफ्लेक्ट करती है, इसी स्टडी को सीडीए कहते हैं। और ये थियरिस्ट अमूमन कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ना, ये शेप सोसाइटी एंड इज शेप्ड बाय सोसाइटी, ये दोनों ये काम करती है। और फिर एक सीडीए ये हमें बताता है कि लैंग्वेज कैसे एक सोशल सेटअप में वर्क करती है, फिर ये कैसे एक पॉलिटिकल सेटअप में ये काम कर रही होती है। ये लोगों को ये बताती है कि लैंग्वेज यूज़ कैसे हो रही है, लैंग्वेज एब्यूज कैसे हो रही है। फिर ये बताती है कि उसके हिडन मीनिंग्स क्या हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स जो आप बोलते हैं, आपके सामने बोल रहे होते हैं, उनके हिडन मीनिंग्स क्या होते हैं। और फिर हाउ लैंग्वेज वर्क्स द वे इट डज, लैंग्वेज कैसे काम करती है जैसे वो कर रही होती है। तो ये सिर्फ कोई कम्युनिकेशन का टूल नहीं होता, ये ना ये एक पॉलिटिकल टूल भी होता है। तो लैंग्वेज जो है, ये हमें डिस्कोर्स एनालिसिस, हमें सीडीए ये बताता है कि व्हाटनेस, हाउनेस एंड वाईनेस ऑफ लैंग्वेज इज डिस्कस्ड इन सीडीए। व्हाटनेस क्या है, हाउनेस कैसे, और वाईनेस क्यों है, ये इसको, और ये पावर पॉलिटिक्स पर ये हमें बताती है। और ये हमें ये बताती है कि किस तरह लैंग्वेज को सोसाइटी के अंदर, सोशल सेटअप में उसको यूज़ कर दिया जाता है, और लैंग्वेज और पावर को इसमें डिस्कस किया जाता है, लोगों को कैसे मेंटली कंट्रोल किया जाता है, सोसाइटी में लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी आइडियोलॉजी को कैसे डेवलप किया जाता है, उनकी आइडियोलॉजी को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है, फिर उनको डोमिनेंट
डोमिनेंस के लिए कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है, प्रैक्टिकली उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है, एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ कैसे होती है, डीह्यूमनाइज करने के लिए कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है, फिर कैसे इनजस्टिसेस और इन सारी चीज़ों को जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनकी जो जस्टिस होती है या इनजस्टिस हो रहा है, ये सारे का कैसे एक पर्सन के साथ, एक ग्रुप के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जो कुछ हो रहा है लैंग्वेज के ज़रिए, ये सारे का सारा जब हम डिस्कस करते हैं तो ये CDA का हमारे हिस्सा बनता है। और ये किस तरह लैंग्वेज जो है ना एक पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर हम किसी भी टेक्स्ट को याद रखिएगा, जब हम किसी टेक्स्ट को सोशो पोलिटिकल लेंस लगा के, वो ग्लासेस लगा के हम पढ़ते हैं तो वो CDA बन जाता है। लैंग्वेज तो सोसाइटी में सुने, जहाँ पर लैंग्वेज सोसाइटी होती है वहाँ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तभी सोसाइटी बनती है। और सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती जब तक कि लैंग्वेज ना हो। फिर जब लैंग्वेज होती है तो लैंग्वेज का यूज़ भी होता है। अब जब लैंग्वेज यूज़ हो रही है तो लैंग्वेज का यूज़ सारी डायरेक्ट तो बातें नहीं कही जाती, कुछ वो इनडायरेक्ट भी कहते हैं, कुछ वो हिडन मीनिंग भी होते हैं। तो वो जो हिडन मीनिंग्स होते हैं उनको ही जानने के लिए जब लैंग्वेज यूज़ हो रही है, आप सोशो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, आप सोशो पोलिटिकल लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इसको हम कहते हैं CDA, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। और अगर हम किसी टेक्स्ट का आपने एनालिसिस करना हो तो कुछ सवालात हैं जो आपने पूछने चाहिए। पूछे तो उसका मतलब ये है कि आप उसका CDA कर रहे हैं। पहला जी कि हु इज़ डूइंग व्हाट टू होम, किस टेक्स्ट के अंदर हु और होम और व्हाट, कौन क्या कर रहा है किसके साथ, तो ये पहली चीज़ आप उस टेक्स्ट के अंदर सर्च करेंगे। हुज इंटरेस्ट द टेक्स्ट इज सर्विंग, कि ये जो टेक्स्ट है ये किसकी जो है बोलने वाले की इंटरेस्ट को शो कर रही है या जिसके बारे में बोल रही है, या कौन से वो जो ग्रुप है जिसकी ये इंटरेस्ट को शो कर रहा है। हाउ इज़ रीडर, लिसनर, व्यूअर और जो उसके अंदर पोजीशन्ड, वो जितने हैं उनको कैसे पोजीशन किया जा रहा है, रीडर की स्पेस क्या है, लिसनर की स्पेस क्या है, वो जो व्यूअर है उसकी स्पेस क्या है। फिर इन सब की पोजीशन का मतलब यह है कि उनकी फ़िज़िकल स्पेस वो तो उनकी पाई जाती है, वो एक जगह मौजूद होते हैं, उनकी सोशल स्पेस क्या है, सोशली, पॉलिटिकली, मॉरली, एथिकली, अब ये इस तरह वो इकोनॉमिकली वो कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप उनको देखते हैं ये भी CDA हो रहा होता है। फिर हु और व्हाट इज़ इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, इस टेक्स्ट में क्या शामिल है क्या नहीं है। फिर व्हाट पावर रिलेशंस आर इन द प्ले, कौन सी पावर रिलेशंस हैं, कौन से टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं कि किन के ज़रिए यूज़ करके तो इनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। व्हाट आइडियोलॉजी इज़ एट वर्क, कौन सी आइडियोलॉजी काम कर रही है। तो जब ये सारे काम आप करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने एक टेक्स्ट का क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कर लिया है। फिर ज़रा सोशल प्रैक्टिसेस में हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन सोशल प्रैक्टिसेस, ये इसी को हम CDA का नाम देते हैं। फिर हाउ टू डीकंस्ट्रक्ट हिडन आइडियोलॉजीज, जो उसके पीछे एक पर्पज़ होता है, हिडन मीनिंग होते हैं। टू एनालाइज ए टेक्स्ट फ्रॉम ए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, और इसके अलावा इसका ये होता है कि इट सर्व्स क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को आप जस्ट एज इट इज़ नहीं लेते, फिर उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जो प्रेशर ग्रुप यूज़ हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, जो आपके सोशल ग्रुप हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट कर रही हैं हर तरह की, उन सब को जब हम लेना शुरू कर देते हैं क्रिटिकली तो ये CDA बनता है। और इसमें जो जानराज यूज़ होते हैं, देखिए लैंग्वेज का पॉलिटिकल यूज़, इसका मीडिया के अंदर यूज़, लिटरेरी जो उसका यूज़ होता है, रिलीजन के अंदर इसको कैसे यूज़ किया जाता है, प्रोफेशनल और एकेडमिक सिस्टम में कैसे यूज़ किया जाता है। क्योंकि सोसाइटी में ज़ाहिर है जहाँ पर लोग रहते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज तो यूज़ होती है। अब रिलीजियस के ज़रिए यूज़ करके लोगों को कैसे उसको कुछ ख़ास आइडियोलॉजी पर लाया जाता है, पॉलिटिकली कैसे उनको ख़ास आइडियोलॉजी पर लाया जाता है, फिर एक एकेडमिक्स के अंदर उनको कैसे आइडियोलॉजी पर लाया जाता है, प्रोफेशनली ये कैसे यूज़ होती है, मीडिया कैसे लैंग्वेज को यूज़ करता है और एक्सप्लॉइट करता है, उसके सामने क्या मीनिंग होते हैं, पीछे क्या मीनिंग होते हैं, और जो पॉलिटिक्स में से कैसे यूज़ होता है। तो ये जो सारा कुछ, यानी ये बुनियादी तौर पे होती है, ये आइडियोलॉजिकल एजम्पशंस होती हैं जो रिटन या ओरल टेक्स्ट में पोशीदा होती हैं, और इन्हीं एजम्पशंस को अनकवर करता है CDA। और जो अगर हम इसकी
ये जो मैंने आपको सारा कुछ बताया है, तो इसके जो CDA या क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है, तो इससे पहले जो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते होते हैं डिस्कोर्स, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब डिस्कोर्स जो होता है ना, वो कोई रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसके अंदर फिर हम मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे हम उसमें देखेंगे कि ये कोहेरेंस है या नहीं है, कोहेजन है या नहीं है, कैसे लैंग्वेज यूज़ कैसे की गई है, वर्ड्स कैसे यूज़ किए गए हैं, सारा कुछ करेंगे। तो लेकिन CDA जो है उससे एक थोड़ी सी आगे की डेवलप फॉर्म होती है। फिर इनके बारे में अमूमन एक ये भी कहा जाता है कि लैंग्वेज जो कि एक सोशल प्रैक्टिस होती है, एज ए होल होती है, सोसाइटी को ले कर चलती है, और ये पूरे का जो और लैंग्वेज के जरिए लोगों का इंटरेक्शन होता है। जब इंटरेक्शन होता है तो वो मुख्तलिफ चीज़ों, ये एक डिस्कोर्स बनता चला जाता है। अब इसमें अगर आपने किसी चीज़ का किसी टेक्स्ट को समझना ही हो, फिर से मैं आपको बताऊं कि ये जैसे किसी टेक्स्ट का आप CDA करना चाहें तो उसको आप जैसे सबसे पहले जो उसकी चीज़ होती है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन स्टेज आप उसको देख सकते हैं, और फिर डिस्क्रिप्शन के बाद उसकी आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, और तीसरे उसके बाद आपके आते हैं एक्सप्लेनेशन स्टेज। अब ये फेयर क्लोक का एक 3 डायमेंशनल मॉडल है जो CDA में यूज़ होता है। तो इसमें सिंपली ये है कि जब हम इसकी फर्स्ट स्टेज पर आएंगे, जिसको आप कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन स्टेज, तो इसके बारे में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो आप टेक्स्ट जिसका आप क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसके अंदर वर्ड्स कौन से यूज़ हुए हैं, लैंग्वेज कैसी यूज़ हुई है, सिंटैक्स कैसा है, अच्छा सिंटेंसेस लॉन्ग है, शॉर्ट हैं, अच्छा उनका लफ्ज़ों का चुनाव कैसा हुआ है, इनका स्टाइल कैसा है। तो ये पर्पज़ ऑफ टेक्स्ट होता है, ये सारा जिसको हम ना कहते होते हैं कि डिस्क्रिप्शन आप सब देखेंगे। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन देखेंगे, यानी ये उसकी जो किसी के साथ डिस्कशन जो उसकी डिस्कर्सिव प्रोसेस है ना, उसके अंदर जो एक रिलेशनशिप जो डेवलप हो गया आइडियाज़ के दरमियान, कि उसके अंदर ज़ाहिर लैंग्वेज यूज़ हुई है, तो टेक्स्ट में एक आइडिया तो नहीं है, एक आइडिया है, फिर दूसरा है, तीसरा है, उनके दरमियान वो जो डिस्कर्सिव प्रोसेस है, एक बहस चल रही है, तो उसको ये डील करता है, एक रिलेशनशिप जो उनके दरमियान डेवलप होती है। फिर तीसरे स्टेज पर जब आएंगे तो आप ये जानने के बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन स्टेज पे आएंगे। तो ये एक एक्सप्लेनेशन जो होती है, ये एक रिलेशनशिप होती है प्रोसेस और प्रोडक्शन के दरमियान, और इंटरप्रिटेशन के दरमियान, और सोशल कंडीशन। यानी आप ऐसे समझ लें कि एक रिलेशनशिप प्रोसेस एक किया गया है, उसको कैसे टेक्स्ट बनाया गया है, फिर उसकी प्रोडक्शन है और उसकी इंटरप्रिटेशन है, और उसकी सोशल कंडीशनिंग जो होती है, जिसको ख़ास किस्म के सोशल सेटअप में उसको यूज़ किया जा रहा है, पॉलिटिकल सेटअप में, सोशल सेटअप में, मॉरल सेटअप में, एथिकल सेटअप में, रिलीजियस सेटअप में। तो इन सारी चीज़ों को जब आप मिला के, तो जब आप एक एनालाइज करेंगे उस टेक्स्ट को, तो उसको कहा जाता है कि ये एक CDA आप कर रहे हैं, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे हैं। और ये किसी भी टेक्स्ट के जो हिडन मीनिंग्स होते हैं, जो बैक पे जाके मीनिंग्स होते हैं, तो अगर आपको CDA किसी बंदे को समझ आ जाए कि CDA क्या करना होता है, किसी कोई बंदा बोल रहा है उसका CDA कैसे करना है, किसी ने कुछ लिखा हुआ उसका CDA क्या करना है, कोई पॉलिटिकल लीडर बोल रहा है उसका CDA क्या होगा, किसी रिलीजियस स्कॉलर का CDA क्या होगा, कोई टीचर बोल रहा है उसका आपने CDA करना है, कोई आपके पास सोशल रिफॉर्मर बोल रहा है उसका कैसे CDA करना है, कोई वैसे जो होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो बोल रहे हैं उनका CDA क्या करना है। तो जब आप उसको सोशल सेटअप में समझेंगे तो आपको न सिर्फ बंदों की समझ आना शुरू हो जाती है, आपको लाइफ की समझ आना शुरू हो जाती है, आपको पूरे सेटअप सिस्टम की समझ आना शुरू हो जाती है। इसलिए CDA की जो अहमियत है उससे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।